ऊर्जा नहीं पाई जाती। जैसे हमारे पास शुक्राणु के पास जो है ऊर्जा होती है, निषेचन हो जाएगी और निषेचन हुआ तो भ्रूण ठहर जाएगा। भ्रूण ठहरने के बाद धीरे धीरे यहाँ पर इस प्रकार का पहुँच जाता है ना। जो शुक्राणु पहुँच गया उसकी जो कैपेसिटी क्षमता हो जाती है वो 10 घंटे का हो जाता है। हमेशा खुला हुआ नहीं रहता है। कब खुला हुआ रहता है आपको हम पढ़ा दिए, आप समझ। जय हिंद। चलिए कैसे हैं आप सब, चलते हैं हम अगली क्लासेस की ओर। पिछले क्लास में जो है हमने आपको मादा जनन अंग का मादा जनन अंग है ना, मादा जनन अंग के सभी रचनाओं के बारे में कंप्लीट कर दिए थे। सभी रचनाओं को हमने आपको बिल्कुल ही अच्छी तरीके से समझा दिए थे। ठीक है, आज हम चलते हैं कि जो स्त्री होती है ना, मतलब जो गर्ल्स होते हैं उसमें निषेचन की क्रियाएं कैसे होती है और यहाँ पर गर्भ कैसे ठहरता है। आज हम इन चीज़ों को समझते हैं। जैसा कि हमने कल इसका आपको डिटेल्स बताते हुए कह दिए थे कि ये आपका जो है ये गर्ल्स की गर्भाशय है ना, और यहाँ से शुरू होती है इनकी जनन का प्रमुख अंग। ठीक है, जो वल्लभा से शुरू होती है, हाइमेन होते हुए, योनि होते हुए कहाँ जाती है, गर्भाशय तक, और इससे आगे बढ़ती है। ठीक है, तो कल रचनाओं के बारे में हमने आपको पूरा ही डिटेलियर तरीके से समझा दिए थे। आज हम इसमें निषेचन कैसे होती है इन प्रक्रियाओं पर वर्णन करेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले यहाँ जान लीजिए कि जरा सा मादा जनन अंग है। ठीक है, तो मादा जनन अंग जो होते हैं पहले बनाते क्या है। मादा जनन करते हैं तो सबसे पहले इसमें जनन में भाग कौन लेता है, तो भाग लेता है अंडाणु। क्या लेता है भाग, अंडाणु है ना, अंडाणु भाग लेती है। अंडाणु का निर्माण कहाँ से होता है, तो अंडाणु का निर्माण होता है अंडाशय में, अंडाशय में। ठीक है, अंडाशय में अंडाणु बनते हैं, इसी को बोलते हैं मादा युग्मक। क्या कहते हैं, मादा युग्मक, यानी अंडाणु को ही हम लोग क्या कहेंगे, मादा का युग्मक कहेंगे। ठीक है ना, क्योंकि निषेचन में जो है युग्मक ही भाग लेता है। ठीक है, तो मादा युग्मक है। अब निर्माण होता है कहाँ, अंडाशय में। अंडाशय कहाँ है आपको दिखा दिया गया था, और इनकी क्रिया विधि भी बता दिए थे कि कब कैसे ये काम करता है, किस मतलब दोनों की किस प्रकार डिफरेंस लेवल की होती है। ठीक है, मतलब एक मंथ ये काम करता है, दूसरा मंथ वो, फिर पहला मंथ ये, फिर दूसरा मंथ ये हमने आपको बता दिया था। ठीक है, तो जहाँ पर अंडाशय अंडाणु का निर्माण करेगा, तो अंडाशय को अंडाणु बनाने में समय कितना लगता है, पहले इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो अंडाशय के जो है अंडाणु बनाने में 7 दिन का समय लग जाती है, लगभग 7 दिन। कितना लगता है, 7 दिन का समय लगता है ना। इसके बाद नेक्स्ट 7 दिन जो है, देखिए 7 दिन बनने में समय लगा, फिर नेक्स्ट 7 दिन में ये जो है अगले 7 दिनों में जो है 7 दिनों में यह जो है अंडाशय से निकलकर है ना, है ना, ये अंडवाहिनी की रास्ते द्वारा, अंडवाहिनी रास्ते द्वारा जो है रास्ते द्वारा पहुंच जाती कहाँ, यहाँ पर है ना। अगर इधर से निर्माण हुआ है तो यहाँ पहुँचेगा, कहाँ पर पहुँचेगी, यहाँ पेलोपियन नलिका के इस भाग पर यहाँ पर आके इंतजार करता है। ठीक है, अंडाशय, कौन, अंडाशय इंतजार करता है, इससे आगे नहीं बढ़ सकता है ना, क्योंकि उसके पास इतना एनर्जी ही नहीं होती। क्योंकि देखिए अंडाशय ये अंडाणु के पास जो है किसी तरह का ऊर्जा नहीं पाई जाती। जैसे हमारे पास शुक्राणु के पास जो है ऊर्जा होती है, उनका अपना एक क्षमता होता है, ऊर्जा होता है जाने का, लेकिन अंडाशय के पास, अंडाणु के पास नहीं है। अंडाणु जो है इन्हीं के बलों के द्वारा, अंडवाहिनी नलिका के द्वारा ही सिर्फ वहाँ तक पहुँच जाती है। ठीक है ना, तो देखिए वहाँ तक पहुँच के इंतजार करता है किसका, शुक्राणु आने का। तो इस प्रोसेस में जो है फिर 7 दिन लग जाता है, यानी 7 दिनों में वहाँ तक पहुँचा, मतलब 5 से 7 दिन लगता है मिनिमम, 5 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन। तो वहाँ पर जाकर इंतज़ार करता है। फिर वहाँ पर कुछ दिन तक इंतज़ार करने के बाद, कुछ घंटे इंतज़ार करने के बाद फिर ये नष्ट हो जाते हैं। धीरे धीरे नष्ट होना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। ठीक है, धीरे धीरे नष्ट होना क्या हो जाता है, शुरू। तो अगले जो है इसके अगले 7 दिनों में है ना, अगले 7 दिनों में फिर ये अपने आप को नष्ट करने में लग जाता है, मतलब ख़त्म कर लेता है। ठीक है, नहीं अगर इसी दरमियान में अगर शुक्राणु इसको मिला तो नष्ट नहीं होगी। कोई एक जो है, इसमें ढेर सारा है ना, जो यहाँ पर जो अंडाणु बनी हुई है बहुत सारी संख्या में, तो उसमें से कोई एक जो है जीवित रह जाता है ना, और ख़त्म हो जाती है, नष्ट हो जाता है सब वहीं। ठीक है, तो वो हो जाती है। तो 7 दिनों में अगर शुक्राणु नहीं मिला तो सभी नष्ट हो जाएंगे। इसके बाद क्या होता है कि अगले 7 दिनों में धीरे धीरे नीचे आकर ये इस मार्ग से होते हुए क्या होती है, अब देखिए यहाँ पर एक और बात छूट गई। जैसे देखिए यहाँ से निकलता है
है ना। यहाँ से अंडाणु से अंडाशय से अंडाणु जब निर्मित होकर या बाहर ये अंडवाहिनी नलिका यानी फैलोपियन ट्यूब के द्वारा निकल के यहाँ पहुँचता है, तो जब ये बन रहा होता है ना, तो गर्भाशय की दीवारें जो होती है, ये सब गर्भाशय की दीवारें ये पनप रही होती है, मतलब है ना। शिशु का जो पालन पोषण में जो एनर्जी लगेगा उसमें ये क्या करना, उसका जो एनर्जी के लिए सारा चीज़ व्यवस्था यहाँ पर ये धीरे धीरे करने लगता है ना। मतलब दीवारें चौड़ी होने लगती है, यहाँ खाद्य सामग्री का जो उसके लिए चाहिए भ्रूण के लिए, वो सारे पोषक तत्व वहाँ पर बनने लगता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पर शुक्राणु चल गया, तो फिर शिशु को आना है तो वहाँ पर उसका व्यवस्था चाहिए ना, सब कुछ रहने सहने का। जैसे मानिए कि आपके घर में कोई गेस्ट आ रहे होते हैं, तो आने से पहले उसकी व्यवस्था आप करते हैं कि नहीं करते, कि घर में आ जाएगा तब व्यवस्था करिएगा उसका आप, है ना। तो घर में आने से पहले ही उसकी सारी व्यवस्था कंप्लीट करके रखते हैं हम लोग। उसी प्रकार से हमारा गर्भाशय भी जैसे इसकी प्रेग्नेंट होने वाली होती है, यानी कि अंडाणु निर्मित हो जाता है, तो ये दीवारें बनना तैयार हो जाता है, दीवारें बन के रेडी। और कितने वर्ष की उम्र में बनता है, ये सब होना शुरू होता है, बता दिए थे आपको 12 वर्ष प्लस होने पर, है ना। 12 वर्ष से यदि प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर ये सब चीज़ें बनना प्रारंभ हो जाती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या था, अंडाणु इंतजार कर रही है। अब मान लीजिए कि अंडाणु इंतजार कर रही है लेकिन इसको शुक्राणु मिला ही नहीं, है ना, शुक्राणु नहीं मिला, तो फर्टिलाइजर नहीं होगा, यानी कि निषेचन नहीं हो पाएगी, और निषेचन नहीं होगा तो ये सब सड़ करके खत्म हो जाएगा। तो जिस समय सड़ना गड़ना उसका प्रारंभ होता है ना, उसी समय इस सब का भी क्रियाएँ खत्म हो जाती है, इस सब भी गिरना स्टार्ट हो जाता है। तो यही सब तो चीज़ होती है जो आपको 28 दिन, है ना, जो बोले थे ना कि अगले 7 दिन यानी कि 28 दिनों में जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल यानी मासिक चक्र, या इसको रजोधर्म भी बोलते हैं, पता है ना, रजोधर्म या मासिक धर्म भी इसको बोलते हैं, मासिक स्राव, है ना, मासिक स्राव। तो ये सब इसका नाम है, जो एमसी बोले थे आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल, इस सब का हिंदी नाम है कि मासिक चक्र भी इसको कहिए, रजोधर्म भी कहिए, मासिक धर्म भी और मासिक स्राव भी, ये सब के रूप में जो होती है ये सब निकलना प्रारंभ होता है। तो अंडाणु के साथ ये सभी दीवारें भी सड़गल के बाहर निकलना शुरू, और निकलेगा किस रास्ते से सर, तो योनि होते हुए हाइमेन बल्बा होते हुए ही शरीर से बाहर निकलती है। ये बात सभी को पता होगा, है ना, जिसकी उम्र लड़कियों का 12 साल से ज़्यादा हो गया हो। ठीक है, तो यहाँ मुख्य मकसद हमारा देखना है कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, तो ये चीज़ें समझ गए। अब मान लीजिए इसी दरमियान में जो अभी जो सड़ने करने का प्रक्रिया हो रही थी, अगर इसी दरमियान में जो है अगर अंडाणु को यदि शुक्राणु मिल जाए तो यहाँ पर सड़ने करने की प्रक्रिया होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर तो निषेचन हो जाएगी, और निषेचन हुआ तो भ्रूण ठहर जाएगा, भ्रूण ठहरने के बाद धीरे धीरे यहाँ बच्चों का शिशु का पालन पोषण होने लगेगा, फिर शिशु जन्म देगी, है ना। तो ये देखिए होता कैसे। तो चलिए, तो इसके पहले हम देख लेते हैं जरा सा शुक्राणु को। ठीक है, ये शुक्राणु, क्या है सर, ये शुक्राणु है ना, ये है शुक्राणु। ठीक है, इसके बाद खुद का माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यानी कि खुद की ऊर्जा गृह होता है इसके पास, मतलब ये अपने से जो है ना, ये पूछ है ना, देख रहे ये पूछ के जरिए जो है अपने से कुछ दूरी आगे बढ़ सकता है। मतलब इसके पास इतनी एनर्जी होती है कि अपने आप कोई थोड़ा दूर तक आगे अपने प्रेशर से लेके जा सकता है। तो अब देखिए कि जैसे ये था आपका ये बल्लवा, है ना, बल्लवा से लेकर योनि तक की जो रास्ता होती है लगभग ये 7 से लेकर 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 7 से 10 होती है, और 7 से 10 सेंटीमीटर की ये जगह होती है सर, है ना, जहाँ पर कि जो पेनिस रहेगा, पेनिस है ना, जहाँ पर पेनिस जो रहेगा, यानी कि ये नर जनन अंग का एक भाग है पेनिस, ये आपको नर जनन अंग जब पढ़ाएंगे तो आपको डिक्लेरेशन पूरा कर दिया जाएगा। ये नर जनन का अंग का एक भाग है जो कि जिसकी लंबाई देखिए, मान लीजिए जैसे ये रही, है ना, तो इस प्रकार से जो है देखिए, है ना, ये रहती है। ठीक है, तो जैसे मानिए कि यही है ना, इस प्रकार का पेनिस। ठीक है, क्या है, पेनिस है। तो जैसे मान लीजिए कि इसकी जो लंबाई है कितना भी रहे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसमें सिर्फ यहाँ देखना ये होता है कि किसी भी तरह जो है वेजेन बल्लवा के अंदर हाइमेन से होते हुए योनि में किसी तरह यहाँ पर, यानी कि इतना में से कहीं पर भी इसका जो शुक्राणु रहेगा ये रिलीज हो जाना चाहिए। ठीक है, तो जैसे देखिए पेनिस पर घर्षण होता है, मतलब घर्षण होगा तो घर्षण होने देख रहे हैं यहाँ पर ये मांसल है,
ये जो आपका हाइमेन वल्लभा वाला जो क्षेत्र है योनि से लेकर यहाँ तक ये मांसल होती है। ये फैलने सिकुड़ने का कम भी पूरा एकदम फैलने सिकुड़ने के लिए एकदम परिपक्व होता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई सामान कोई चीज़ें अंदर जाएगी तो फिर फैल जाएगी, फिर ये बाहर निकलेगा फिर सट जाएगा, है ना। तो ये जो है ना इस पर घर्षण उत्पन्न करता है। जैसे ये आगे पीछे करते हैं तो इस पर क्या होती है, घर्षण उत्पन्न होती है। जिससे घर्षण उत्पन्न होने के बाद यहाँ पर एक प्रकार का हार्मोन रिलीज होता है। वो कौन सा हार्मोन होता है बताया जाएगा। ये हार्मोन रिलीज होता है जिससे यहाँ पर क्या निकलता है, वीर्य। क्या निकलता है, वीर्य, ठीक है, वीर्य निकलता है, ठीक है। वीर्य कई सारी चीज़ों का मिश्रण होता है जिसमें शुक्राणु भी होते हैं। शुक्राणु को वीर्य नहीं कहते हैं, वीर्य कोई चीज़ें मिलकर यहाँ पर बनती है ना। प्यूटरी ग्रंथि कुछ निकलता है, ठीक है। वहाँ पर जो चीज़ें मिलती है इसमें उससे ये वीर्य बनता है। इसके कारण इसमें महक गंध वगैरह सब कुछ आता है। तो उसको हम थोड़ा सा आगे बताएंगे अभी, ठीक है। तो वीर्य निकलती है। अवीर्य में अवेलेबल रहता है कौन, शुक्राणु, है ना। जैसे शुक्राणु यहाँ पर रिलीज हुआ, मानिए यहाँ पर रिलीज शुक्राणु हो गया, ठीक है ना। तो बहुत आपको जैसा बताया गया था कि शुक्राणु जो होती है लगभग 7 ml स्वस्थ इंसान में, और संख्या आती है कितना, 20 लाख के बराबर। कितना, 20 लाख। तो उसमें से किसी एक शुक्राणु की आवश्यकता होती है हमको। अब देखिए यहाँ शुक्राणु रिलीज हुआ तो ये सभी दिशाओं में भागने का प्रयास करेगा। जैसे देखिए इधर जा रहा हो, इधर आ रही है ना, इस प्रकार से, इस प्रकार से, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, इस प्रकार से कहीं भी जाने लगेगा, ठीक है। इस प्रकार से सभी जगह शुक्राणु क्या हो जाएंगे, चढ़ जाएंगे। लेकिन जो शुक्राणु इधर मतलब ये आगे वही शुक्राणु पढ़ पाएगा जिसके पास एनर्जी रहेगा। मतलब सभी शुक्राणु के पास बराबर एनर्जी नहीं रहती है। कुछ शुक्राणु ज़्यादा मजबूत होता है, कुछ शुक्राणु कम मजबूत होता है। तो जो अधिक मजबूत रहेंगे वही ऊपर तक चढ़ पाएंगे, क्योंकि ऊपर जाने के लिए जगह खाली नहीं रहता है सर। इसको हटा के जाना पड़ता है, फैला के जाना पड़ता है, क्योंकि तो चिपकी हुई रहती है ना। ये जो गर्भाशय होता है ये चिपका हुआ रहता है। ऐसा नहीं है कि पूरा फूला हुआ रहता है आराम से बीच में खाली जा सकते, ऐसा नहीं। ये सब चीज़ें एकदम पूरी चिपकी हुई रहती है। इसके अंदर प्रेशर से जाना होता है, मतलब जिसके पास जितना एनर्जी रहेगा उतना अंदर तक जा सकेगा, है ना। सभी नहीं जा पाते हैं, समझ में आ गई बात। तो जैसे ही आगे तक जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, है ना, तो प्रेशर वाला तो कुछ शुक्राणु तो इधर ही नष्ट हो जाता है। मतलब 20 लाख में लगभग ऐसा 50, 60 या 100, 200 शुक्राणु ही होंगे जो ऊपर तक जा पाते हैं। सभी तो नीचे ही नष्ट हो जाती है, कुछ तो यहीं नष्ट हो जाता है, यहीं से आगे नहीं बढ़ पाता है। ये मैं देखिए, अब मान लीजिए कि जैसे देखिए योनि में शुक्राणु प्रवेश किया, कितना ml गिरा है, मान लीजिए 7 ml रहा है यहाँ पर। तो 7 ml में तो लगभग इसका तो 90%, 15% तो बाहर ही रह जाता है सर। ये समझ लीजिए लगभग 85% शुक्राणु क्या हो जाती है, बाहर ही। कहाँ हो जाती है, 85% शुक्राणु जो होती है योनि में गिरते हैं, योनि से क्या हो जाती है, बाहर, वहीं पर खत्म हो जाती है। मतलब यहाँ पर रिलीज हुआ और इस रास्ते से क्या हो गया, बाहर गिर गया, ठीक है। कुछ शुक्राणु 15% बचा, तो 15% में कुछ शुक्राणु यहीं नष्ट हो जाता है, कुछ इधर से इधर चल के खत्म हो जाता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर अंडाणु वेट कर रहा है, तो वहाँ पर कोई एक शुक्राणु ही सबसे फर्स्ट पहुँचता है। क्योंकि आपने देखा होगा किसी भी तरह का जब मैच वगैरह करवाया जाता है या किसी तरह का किसी में कंपेरिजन कराया जाता है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा पहुँचने की कोई ना कोई प्रयास करता है। तो यहाँ पर भी जो शुक्राणु इस तरफ गया ये तो खत्म हो गया, जो ऊपर की ओर गया नष्ट हो गया, है ना। जो वहाँ तक गया उसकी जो कैपेसिटी क्षमता होती है, जो वहाँ मतलब कि फैलोपियन ट्यूब पर, है ना, यानी कि फैलोपियन ट्यूब पर जो शुक्राणु पहुँच जाता है ना, जो शुक्राणु पहुँच गया उसकी जो कैपेसिटी क्षमता हो जाती है वो 10 घंटे का हो जाता है। मतलब अन्य शुक्राणु नष्ट हो जाएंगे लेकिन वहाँ तक पहुँचने वाले शुक्राणु 10 घंटा तक जीवित रहेंगे। बस समझ में आया। जो शुक्राणु फैलोपियन ट्यूब पर पहुंच जाएगा वो कितने घंटा तक जीवित रह जाएंगे, 10 घंटा तक। यानी 10 घंटा उसके पास समय रहेगा कि जो अंडाणु है उसके साथ संलग्न होकर निषेचन करे, है ना, और निषेचन करके भ्रूण का निर्माण करे 10 घंटे का। तो कोई ना कोई एक शुक्राणु जाता है। अब मानिए कि कोई एक शुक्राणु ऐसे मानता अंडाणु सारा इंतजार कर रहा था, एक शुक्राणु गया ऐसे और जाके अटैचमेंट कर गया। तो यहाँ पर देखिए जैसे अटैचमेंट करेगा ये दोनों संलग्न हो जाएंगे, और संलग्न होने के बाद उन्हें फर्टिलाइज कर लेंगे, यहीं पर निषेचन हो जाएगा, ठीक है ना। तो अधिकांश मामला में ये नहीं होता, कहीं ना कहीं कोई तरह का फॉल्ट होती है। हमेशा ये देखिए आपको जैसे पहले बता दिया गया था कि जो यहाँ के जो योनि की दरवाज़ा होती है गर्भ में जाने के लिए, ये हमेशा खुला हुआ नहीं रहता है। कब खुला हुआ रहता है आपको हम पढ़ा दिए, आप समझ गए होंगे, है ना। इतनी समझदारी आप में है कि हम अभी पढ़ाते आपको समय बता दिए, उसमें आप समझ गए होंगे कब खुलती है, ठीक है ना। आगे विशेष जानकारी के लिए अभी नहीं, आप इंतजार करिए, आगे बताएंगे आपको, ठीक है ना। तो जैसे फर्टिलाइज किया वहाँ भ्रूण का निर्माण कर लिया, है ना। तो जहाँ पर भ्रूण का निर्माण होता है सर उसी को बोलते हैं क्या हम लोग, निषेचन। क्या वहाँ पर क्या हुआ, निषेचन। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि मनुष्य में जो होती है, जैसा कि ये बता दिया गया था कि किस प्रकार से जो है नीचे से
शुक्राणु जो है किस प्रकार यहाँ तक पहुँचे, कैसे कैसे यहाँ तक आया और कैसे अंडाणु के साथ मिलकर फर्टिलाइज किया, निषेचन किया। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आप देखिए कि जब भी निषेचन हो जाती है ना, मतलब कि भ्रूण का निर्माण हुआ, तो अब क्या होगा कि धीरे 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 ये क्या होते जाएगा, इधर की ओर बढ़ते जाएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे इससे बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, है ना। इस प्रकार से बढ़ते 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 कहाँ आ जाएगी, तो इस दीवार से अटैच कर जाएगा। ठीक है हाँ, तो इसमें कहने मतलब क्या हुआ कि आप हमेशा ध्यान रखिए कि जैसे ही बाएं तरफ, है ना, बाएं तरफ के अंडाशय में, इसको बाएं बोलते हैं ये हाथ को, है ना, बाएं तरफ के अंडाशय में जैसे फिलोपियन ट्यूब पर जैसे ही रिलेशनशिप बनाएंगे, है ना, तो जैसे निषेचन यहाँ पर होगी तो इसका जो भ्रूण है विपरीत वाले दीवार पर आके चिपकता है, गर्भाशय के विपरीत दीवार पर। आप हमेशा याद रखिए, यदि दाएं तरफ निषेचन हुआ तो बाएं वाला दीवार पर, यदि बाएं तरफ निषेचन हुआ तो दाएं वाली दीवार पर, यानी हमेशा विपरीत दिशा में। ठीक है जी, चलिए बस यही आपको हमेशा याद रखना है। इसका निषेचन हो गया, अब धीरे धीरे यहाँ क्या होगी, भ्रूण का विकास होगा, शिशु बनेगा, निर्माण होगा सारी चीज़ों का। ठीक है, और फिर समय पूर्णे के बाद यानी 9 महीने में, अब जानते हैं कि माँ अपने बच्चों को जन्म जो है 9 महीने के बाद ही देते हैं, तो 9 महीना होने के बाद ये बच्चे फिर परिपक्व होकर धीरे धीरे यहाँ से छूटेंगे, है ना। और ये देखिए जैसे ये मतलब यहाँ पर लगते हैं तो इसमें क्या होता है ना, पोषण उसको चाहिए ना, शिशु जो शिशु बनेंगे उसमें पोषण चाहिए, तो 2 4 5 हफ्ते 7 हफ्ते होते होते जो है माँ की नाभि से अटैच हो जाता है, माँ की जो ग्रंथि से इसकी नाभि में अटैच हो जाती है, और जितने भी खाद्य पदार्थ होते हैं यानी जितने भी पोषक तत्वों की ज़रूरत शिशु को होती है वो उनसे पूर्ति हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके के सारे कार्य देखते हैं, जिससे कि मान लीजिए बच्चों को क्या चीज़ की समस्या है, मतलब क्या चीज़ चाहिए बच्चों को ग्रोथ होने के लिए, तो उसकी जो सेवन होती है माँ करती है, लेकिन बच्चों में वो चीज़ लग जाता है ना, ये दिमाग हमेशा रखिएगा। इसके बाद ये फिर नीचे धीरे धीरे जब जन्म के समय होगी तो ये नीचे नीचे आएंगे, तो आपको हमेशा याद रखना है कि यहाँ पर जो शिशु है ना उल्टा जन्म लेता है, यानी पहले कैसे निकलेगा, पहले आपका गर्दन आएंगे, यानी ऊपर वाला भाग जो सिर के भाग होता है वो नीचे आएंगे और फिर पीछे रहेंगे वो। लेकिन जब ये भ्रूण में शिशु पल रहा होता है तब ऐसी बात नहीं है। जब शिशु भ्रूण में होते हैं तो माथा ऊपर होता है, यानी दिमाग क्या होता है नीचे, और पैर क्या होता है, दिमाग ऊपर और पैर नीचे होता है। लेकिन जब जन्म होने वाली होती है शिशु को, मतलब माँ के गर्भ से बाहर आने वाले होते हैं, तो वो उसी समय एक चक्र करते हैं, घूमते हैं, है ना। और घूमने में इनको जो है रिलैक्सिन हार्मोन काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। ठीक है, और जन्म लेते समय में रिलैक्सिन हार्मोन ही है ना, वही हार्मोन के जरिए जो है ये जन्म देती है। क्योंकि आप जानते हैं कि जितनी मतलब ये समझिए कि जितना दर्द में, है ना, जितना सा दर्द में एक इंसान की प्राण जाती है ना, है ना, जितना दर्द में एक आदमी की प्राण चल जाती है उससे भी 30 गुना, है ना, 30 गुना दर्द होता है माँ को शिशु को जन्म देने में, है ना। लेकिन ये हार्मोन्स ही होते हैं, कहते हैं ना कि जब किसी को दुख दिया जाता है तो सुख की जिम्मेदारी भी भगवान खुद ले लेते हैं, तो उसमें रिलैक्सिन हार्मोन ही इसके दर्द का एहसास को कम करता है और माँ को उतना ज़्यादा दर्द महसूस नहीं होता, फिर भी बहुत दर्द होती है ना। चलिए, तो यहाँ तक शिशु का क्या हो गया, जन्म हो गया, शिशु हमारे शरीर से क्या हो गया, माँ के गर्भ से बाहर निकल गए। ठीक है, तो थोड़ी सी यहाँ पर हम जानते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसे अभी अब देखते हैं सरकार के कई सारे नियम चल रहे हैं कि हम दो हमारे दो, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, है ना, बहुत सारे एक्शंस होते हैं जहाँ पर कि लोगों को दिखाया जाता है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लोग चलेंगे अब नेक्स्ट वाले भाग में। यहाँ तक आप समझ चुके हैं कि किस प्रकार से स्त्री गर्भ धारण करती है, किस प्रकार से जो है भ्रूण बनता है, किस प्रकार से शिशु का निर्माण होता है और धीरे धीरे फिर वो कैसे जन्म लेते हैं। यहाँ तक आपको मेरा क्लियर हो गया है ना। किसी भी तरह का टॉपिक में देखिए प्रॉब्लम होगा तो आप हमें बताने की पूरी प्रयास करिए, है ना। नेक्स्ट क्लासेस में जो है हम इससे आगे की चीज़ें को समझेंगे। तब तक के लिए चलते हैं, आपसे विदा लेते हैं। और हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करिए। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों के पास हमारी वीडियोस को शेयर करिए, उन्हें ये बताइए कि यहाँ पढ़ाई होती है। किसी तरह का समस्या अगर हो बच्चों को तो उन्हें हम बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। आप हमारे चैनल को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, क्योंकि आप जानते ही हैं कि हमें आप लोगों की प्यार की ज़रूरत है। अगर आप लोग हमें प्यार नहीं देंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।